इमरान ने कार होटल शबरोज के कंपाउंड में मोड़ी और फिर उसे पार्किंग की तरफ ले गया। होटल शबरोज को तामीर हुए अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था, लेकिन उसके खानों की शोहरत पूरे दारुल हुकूमत में फैल गई थी। यही वजह थी कि होटल शबरोज के डाइनिंग हॉल में लंच और डिनर के वक्त एडवांस बुकिंग कराना पड़ती थी। इमरान ने भी एक बार यहाँ लंच किया था और उसे भी वहाँ के खाने बेहद पसंद आए थे। यही वजह थी कि वो अक्सर खाना खाने के लिए होटल शबरोज का ही रुख किया करता था। क्योंकि वो कई बार यहाँ आ चुका था, इसलिए अब यहाँ का अमला उसे अच्छी तरह पहचानने लग गया था। चुनांचे अगर कोई सीट खाली ना भी हो तब भी इमरान के लिए स्पेशल सीट का इंतजाम कराया जाता था। आज भी इमरान यहाँ लंच करने आया था। उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर पार्किंग बॉय से कार लेकर वो इत्मीनान भरे अंदाज में कदम बढ़ाता होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अभी वो मेन गेट से काफी दूर था कि अचानक वो ठटक कर रुक गया। उसने कंपाउंड गेट से सोपर फयाज की सरकारी जीप को अंदर दाखिल होते देखा और जीप पूरी रफ्तार से चलती हुई सीधी मेन गेट की तरफ बढ़ी और इमरान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट तैरने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि सोपर फयाज की सरकारी जीप पार्किंग की बजाय होटल के मेन गेट के सामने ही रुकेगी। ये उसकी आदत थी। और फिर जब जीप गेट के सामने रुकी और उसके साथ ही सोपर फयाज जीप से उतरा और तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी तरफ को बढ़ गया, जबकि ड्राइवर ने जीप को थोड़ा सा आगे करके रोक दिया। इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो समझ गया था कि सोपर फयाज भी लंच करने आया होगा। चुनांचे आज का लंच उसने सोपर फयाज की जेब पर डालने का फैसला कर लिया था। इमरान जब मेन गेट पर पहुंचा तो वहां मौजूद दोनों बावर्दी दरबानों ने झुककर इमरान को सलाम किया। ये वर्दी वाले साहब कौन हैं जो अभी अंदर गए हैं? बड़ी अजीब सी वर्दी है, जैसे रेलवे के कुलियों का ठेकेदार हो। इमरान ने एक दरबान से बड़े राजदाराना अंदाज में पूछा। ओह, आप सुप्रिटेंडेंट फयाज साहब की बात कर रहे हैं? जनाब, ये बहुत बड़े अफसर हैं, इंटेलिजेंस के सुप्रिटेंडेंट हैं। दरबान ने आंखें फाड़ते हुए जवाब दिया। सुप्रिटेंडेंट क्या मतलब? क्या उन्हें बड़े बड़े डेंट पड़े हुए हैं? मेरा मतलब है जैसे हादसे के बाद कार को डेंट पड़ जाते हैं। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो दोनों दरबान बेइख्तियार हंस पड़े। जी, ये ओहदा होता है, बहुत बड़ा ओहदा, दरबान ने जवाब दिया। ओहदा वो क्या होता है? क्या ये किसी कार का नाम है? खैर होगा, मुझे क्या, इमरान ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया और दोनों दरबान इस तरह मुस्कुरा दिए जैसे इमरान की लाइल्मी पर मुस्कुरा दिए हों। हाल में दाखिल होकर इमरान एक साइड पर बने हुए इंतहाई वसीओ अरीज डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ता चला गया। ये चूंकि लंच का वक्त था, इसलिए मेन हॉल तकरीबन खाली नजर आ रहा था, जबकि लंच हॉल में मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन तल धरने की जगह नहीं थी। इमरान ने लंच हॉल का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इमरान साहब, आप आज तो आपके लिए मखसूस मेज लगानी होगी। एक मिनट तवक्कुफ कीजिए, करीब खड़े सुपरवाइजर ने इमरान को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इमरान की नजरें हाल में सुपर फयाज को तलाश कर रही थीं, लेकिन सुपर फयाज कहीं नजर न आ रहा था। इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज साहब आए थे। क्या उनके लिए तुम लोगों ने अलहदा कमरा रिजर्व कराया है? इमरान ने सुपरवाइजर से मुखातिब होकर कहा, जो किसी दूसरे को इमरान के लिए मखसूस मेज लगाने का कह रहा था। सुपरिटेंडेंट फयाज साहब, नहीं जनाब, वो तो यहाँ नहीं आए, शायद मैनेजर साहब के ऑफिस में गए हों, सुपरवाइजर ने कहा। ओके, तो फिर मैनेजर साहब के ऑफिस में उन्हें पैगाम भिजवा दो कि मैं उनकी तरफ से यहाँ लंच कर रहा हूँ। वो जाते हुए काउंटर पर पेमेंट करते जाएं, ऐसा ना हो कि आप लोग मेरे गले में कपड़ा डाले खड़े हों, इमरान ने कहा तो सुपरवाइजर बेइख्तियार हंस पड़ा। आप बेफिक्र रहें जनाब, आप जैसे मोअज़्ज़िज़ गाहक से भला ऐसा सलूक हो सकता है? बहरहाल आपका पैगाम पहुंच जाएगा, सुपरवाइजर ने जवाब देते हुए कहा। मोअज़्ज़िज़ गाहक भी होते हैं? ओह, मोअज़्ज़िज़ गाहक भी कहते हो और जाते हुए जेबों में मौजूद सारी इज्जत भी निकाल लेते हो, इमरान ने कहा और इस तरफ को बढ़ गया जहां उसके लिए अलहदा मेज लगाई जा रही थी और सुपरवाइजर बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने कुर्सी पर बैठकर वेटर के हाथ से मेनू लिया और उस पर निशान लगाने शुरू कर दिए।
वो वेटर सलामत कहाँ है? आज हाल में नजर नहीं आ रहा, इमरान ने निशान लगाकर मीनू वापस वेटर के हाथ में देते हुए कहा। सलामत का नौजवान बेटा फौत हो गया है, वो छुट्टी पर है जनाब, वेटर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। नौजवान बेटा फौत हो गया है? ओह वेरी बैड, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था उसे? इमरान ने इंतहाई अफसोस भरे लहजे में कहा। बीमार था, सलामत उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वो बच न सका, वेटर ने जवाब दिया। कब फौत हुआ है? इमरान ने पूछा। आज सुबह कुलखानी थी, वेटर ने जवाब दिया। कहाँ है सलामत का घर? इमरान ने पूछा। मोहल्ला सलेटी वाला में जनाब, मोती मस्जिद के सामने गली में, वेटर ने जवाब दिया। मोहल्ला सलेटी वाला, ये कौन सा मोहल्ला है? मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। पुराने शहर में जनाब, कमेटी चौक के सामने गली अंदर जा रही है, वहां से ये मोहल्ला शुरू होता है। कहते हैं किसी जमाने में वहां सलेटी बनाने वाला कोई कारखाना था, उसी वजह से उसका ये नाम पड़ गया है, वेटर ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक है, तुम जाकर लंच ले आओ, इमरान ने कहा और वेटर सलाम करके मुड़ा और तेजी से वापस चला गया। थोड़ी देर बाद लंच सर्व हो गया और इमरान लंच करने में मसरूफ हो गया। लंच के बाद उसने चाय का ऑर्डर दिया और खुद वो हाथ धोने के लिए उठ गया। जब वो वापस आया तो उसने सुपर फयाज को डाइनिंग हॉल में दाखिल होते हुए देखा। इमरान ने हाथ उठाकर उसे इशारा किया तो सुपर फयाज तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ आया। क्या वो सुलेमान तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाता जो तुम यहाँ नजर आ रहे हो? सुपर फयाज ने मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो गांव गया हुआ है, लेकिन तुम सुनाओ, सलमा भाभी का क्या हाल है? सुना है बीमार थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बीमार? क्या मतलब? वो क्यों बीमार होने लगी? कभी तो मुंह से कोई अच्छी बात निकाल लिया करो, हमेशा उल्टा ही बोलते हो, फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर तुम्हारा मैनेजर के कमरे में जाकर स्पेशल लंच करना, हालांकि मुझे तो तजर्बा है कि सलमा भाभी शब रोज से ज्यादा जायकेदार खाने पकाती है, इमरान ने कहा। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ, समझे? और ये बात तुम्हें भी मालूम है कि ड्यूटी के दौरान मैं खाना तो एक तरफ चाय भी नहीं पिया करता, सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बड़ी महंगी है यहाँ की चाय, चलो एक प्याली की तो बचत हुई, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे वेटर ने मेज पर चाय के बर्तन लगाने शुरू कर दिए। सुनो, मेरे लिए पहले लंच लाओ और फिर चाय ले आना, जाओ, सुपर फयाज ने वेटर से कहा। आपकी चाय तो मैं ले आया था, ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म, वेटर ने कहा और साथ ही कोट की जेब से उसने मीनू निकालकर सुपर फयाज की तरफ बढ़ा दिया। जो इमरान ने मंगवाया है वो ही ले आओ, सुपर फयाज ने कहा तो वेटर ने असबात में सर हिलाते हुए मीनू वापस जेब में डाला और फिर चाय के बर्तन वापस ट्रे में रखे और मुड़ गया। तुम तो ड्यूटी पर हो और ड्यूटी के दौरान तुम चाय भी नहीं पीते, और अब ये खाना? क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि चंद लम्हों में अपनी कही हुई बात भी भूल जाते हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो सुपर फयाज बेइख्तियार हंस पड़ा। ड्यूटी के दौरान मैं दूसरों से कुछ नहीं खाता पीता, लेकिन तुम्हारा तो मेरी ड्यूटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ तो मैं खा भी सकता हूं और पी भी, सुपर फयाज ने मजे लेकर जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्या तुम अपनी यूनिफॉर्म में भी भारी बटुआ रखते हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो सुपर फयाज बेइख्तियार चौंक पड़ा। भारी बटुआ? क्या मतलब? सुपर फयाज ने कहा, जाहिर है होटल शबरोज काफी महंगा होटल है और 2 आदमियों के खाने का बिल कोई भारी बटुए वाला ही अदा कर सकता है, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। मैं तो तुम्हारा मेहमान हूं,
तुम जानो और होटल शब रोज जाने। सुपर फयाज ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इमरान को फंसाकर वो लुत्फ ले रहा हो। लेकिन मेरे पास तो अपने खाने का बिल देने की रकम नहीं है। मैं तो तुम्हारी जीप देखकर यहाँ आ गया था। मैंने तो सुपरवाइजर को कह दिया था कि वो तुम्हें पैगाम भिजवा दे कि जाते हुए मेरे खाने का बिल तुमने देकर जाना है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्यों दूंगा? तुम्हारे खाने का बिल तुम जानो और होटल वाले जाने, और बस अब इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं करना। सुपर फयाज ने कहा। उसी लम्हे वेटर खाना लेकर आ गया और उसने पहले चाय के बर्तन उठाकर एक तरफ रखे और फिर सुपर फयाज के सामने खाना लगाना शुरू कर दिया। इमरान इस दौरान चाय की प्याली खत्म कर चुका था। बिल ले आओ, इमरान ने वेटर से कहा। यस सर, वेटर ने जवाब दिया और तेजी से मुड़ गया। गुड, आज शायद जिंदगी में पहली बार तुम्हारी दावत खा रहा हूँ। वेरी गुड, आज लुत्फ आएगा खाने का, सुपर फयाज ने मुसरत भरे लहजे में कहा और तेजी से खाना शुरू कर दिया। मैनेजर साहब से आज कितनी वसूली हुई है? इमरान ने कहा तो सुपर फयाज बेख्तियार चौंक पड़ा। वसूली? कैसी वसूली? मैं तो मैनेजर को तुम्हारे डैडी का पैगाम देने आया था। इस होटल के मालिकों में सर शिराज शामिल हैं और सर शिराज ने होटल का लाइसेंस लेते हुए तुम्हारे डैडी का रेफरेंस दिया था। तुम्हारे डैडी ने पैगाम भिजवाया है कि सर शिराज से कह दो कि वो किसी और का रेफरेंस देकर उनका नाम कटवा दें, क्योंकि तुम्हारे डैडी ये पसंद नहीं करते कि किसी होटल के सिलसिले में उनका नाम बतौर रेफरेंस शामिल हो। सुपर फयाज ने खाने से हाथ रोककर तफसील बताते हुए कहा, लेकिन डैडी ये बात बराह रास्त सर शिराज से भी तो कर सकते थे या मैनेजर को फोन करके कह सकते थे। तुम्हारे हाथ मैनेजर को इस किस्म का पैगाम भिजवाना बात समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा। सर शिराज मुल्क से बाहर हैं और तुम्हारे डैडी मैनेजर टाइप की मखलूक से बेहद एलर्जिक हैं। वो उन्हें फोन करना भी गवारा नहीं करते, सुपर फयाज ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जबकि सुपर फयाज ने दोबारा लंच करना शुरू कर दिया। तुम खाना खाओ, मैं जा रहा हूं, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे ठहरो, खबरदार अगर तुम बिल अदा किए बगैर गए, सुपर फयाज ने चौंक कर कहा। मैं डैडी को फोन करके जाऊंगा कि उनके पैगाम का नतीजा होटल वालों को किस तरह भुगतना पड़ रहा है। तुम फिक्र न करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा मेहमान हूं, सुपर फयाज ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। लेकिन तुम ड्यूटी पर ही हो और ड्यूटी के दौरान तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक? अभी तुमने खुद ही कहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑन है, ठीक है, मैं अपना बिल देकर जाऊंगा, जाओ दफा हो जाओ, सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। और मेरा बिल वो कौन देगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने डैडी से कहो, वो आकर देंगे। मैंने भकमंगों का ठेका तो नहीं ले रखा, सुपर फयाज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। वेटर, इमरान ने वेटर को आवाज दी तो एक तरफ खड़ा हुआ वेटर तेजी से करीब आ गया। फोन यहाँ ले आओ, इमरान ने कहा। यस सर, वेटर ने कहा और वापस मुड़ गया। क्या मतलब? ये तुमने फोन क्यों मंगवा लिया है? सुपर फयाज ने कदरे परेशान से अंदाज में कहा। तुम इत्मीनान से खाना खाओ, मैंने डैडी से बात करनी है ताकि वो मेरा बिल भिजवा दें, इमरान ने कहा। उसी लम्हे वेटर ने कार्डलेस फोन पीस लाकर इमरान के सामने रख दिया। ओह, तुम मेरे बारे में भी बताओगे? क्यों? फयाज ने होंठ चबाते हुए कहा। जाहिर है, आखिर तुम यहाँ मौजूद हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन पीस उठाने लगा था कि सुपर फयाज ने झपट कर फोन पीस उठा लिया। जाओ दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा बिल भी दे दूंगा, जाओ, सुपर फयाज ने काट खाने वाले लहजे में कहा।
کھانا کھاتے وقت غصہ نہیں کرتے، ورنہ بزرگ کہتے ہیں کہ کھانا زہر بن جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ سلمہ بھابی نوجوانی میں بیوہ ہو جائیں، اس لیے گھبراؤ نہیں، تمہارا بل بھی دے کر جاؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ڈائننگ ہال کے کونے میں موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے واقعی اپنا اور سپر فیاض کے کھانے کا بل دیا اور پھر بھاری ٹپ ویٹر کو دے کر وہ ڈائننگ ہال سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے پرانے شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ ویٹر سلامت کے گھر جا رہا تھا تاکہ اس کے جوان بیٹے کی موت پر تعزیت کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس محلے میں پہنچ گیا اور پھر پوچھتے پوچھتے وہ موتی مسجد پہنچ گیا۔ اس کے بعد گلیاں بے حد تنگ تھیں، اس لیے اس نے کار وہیں ایک طرف چھوڑی اور پھر پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ ایک دکاندار سے اس نے سلامت کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ چھوٹا سا پرانا گھر تھا، دروازے پر ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر فرش پر بچھی ہوئی دری پر 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران جیسے ہی وہاں پہنچا اس نے ان آدمیوں کے درمیان سلامت کو بیٹھے دیکھ لیا۔ آپ صاحب آپ، اور یہاں؟ سلامت کی نظریں جیسے ہی عمران پر پڑیں تو وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت تھی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کے ساتھ موجود دوسرے آدمی بھی بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران نے جوتے اتارے اور پھر وہ بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ میں تمہارے لڑکے کی موت پر افسوس کرنے آیا ہوں بھائی سلامت، مجھے واقعی بے حد دکھ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور تمہیں صبر دے، عمران نے کہا اور پھر بیٹھ کر اس نے باقاعدہ فاتح خوانی کی۔ آپ کا بے حد شکریہ صاحب کہ آپ مجھ غریب کے گھر آئے، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ سلامت نے کہا۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوا تھا تمہارے بیٹے کو؟ عمران نے کہا۔ اب کیا بتاؤں صاحب، بس اللہ کی مرضی یہی تھی، کیا کہوں؟ سلامت نے سر جھکائے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا۔ صاحب اندھیر ہے اندھیر، اب غریب آدمی کہاں جائے؟ اس کے جوان بیٹے کو جیلی دوا نے مار ڈالا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ جیلی دوا نے مار ڈالا ہے؟ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ صاحب میرے بیٹے کے پیٹ میں اچانک درد ہوا، میں اسے ہسپتال لے گیا، وہاں ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لکھ کر دیا جو میں ہسپتال سے باہر ایک دکان سے لے آیا۔ 312 روپے کا انجیکشن تھا، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن میرے ساتھ محلے کے 2 آدمی تھے، ہم سب نے رقم اکٹھی کی تو اتنے پیسے بنے اور ہم نے انجیکشن خرید لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ انجیکشن لگایا تو میرے بیٹے کی تکلیف اور بڑھ گئی، جس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انجیکشن جیلی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے 2-3 اور انجیکشن لگائے، لیکن میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا اور ہم روتے پیٹتے اسے اٹھا کر واپس لے آئے، سلامت نے کہا۔ کس ہسپتال میں گئے تھے آپ؟ عمران نے پوچھا۔ سول ہسپتال میں جناب، اور ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ پرائیویٹ ہسپتالوں کی فیس ہم غریب کہاں سے بھریں؟ سلامت نے کہا۔ وہ انجیکشن کہاں ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے جیلی کہا تھا؟ عمران نے کہا۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، ہمیں تو بیٹے کی موت نے ہی پاگل کر دیا تھا، سلامت نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کے نام کا پتہ ہے آپ کو؟ عمران نے پوچھا۔ جی پورے نام کا تو پتہ نہیں، البتہ نرسیں اور چھوٹے ڈاکٹر انہیں ڈاکٹر راضی کہہ رہے تھے، سلامت نے جواب دیا۔ اور وہ دکان جہاں سے آپ نے یہ انجیکشن خریدا تھا اس کا کیا پتہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہم نے تو پریشانی کی وجہ سے بورڈ بھی نہیں پڑا تھا، بہت ساری دکانیں ہیں وہاں، اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ کون سی دکان تھی، سلامت نے کہا۔ اس کا نام جناب پاکیشیا میڈیکل سٹور تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت،
इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। आपकी बहुत मेहरबानी जनाब, आपने हम गरीबों पर मेहरबानी की है, सलामत ने उठते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, इमरान ने कहा और बैठक से बाहर आया और जूते पहनने लगा। सलामत भी उसके पीछे बाहर आ गया। कितने बेटे हैं तुम्हारे? इमरान ने पूछा। 4 बेटे हैं, ये सबसे छोटा था जनाब, 7वीं जमात में पढ़ रहा था, सलामत ने कहा। ये रकम रख लो, मुझे मालूम नहीं था वरना मैं खास तौर पर ले आता, इमरान ने जेब से छोटे नोटों की एक गुड्डी निकालकर सलामत के हाथ में रखते हुए कहा। ओह नहीं जनाब, आपने खुद यहाँ आकर पहले ही मुझ गरीब पर बेहद मेहरबानी की है, सलामत ने कहा। नहीं, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, इमरान ने कहा और फिर उसके कंधे पर थपकी देकर वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में धमाके से हो रहे थे, उसे यकीन न आ रहा था कि इंजेक्शन जेली भी हो सकता है। वो अब फौरी तौर पर पहले उस डॉक्टर राजी से मिलना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसकी कार सिविल अस्पताल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वहां से उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर राजी साहब आज छुट्टी पर हैं, इसलिए उनके घर पर मुलाकात हो सकती है। उनका घर अस्पताल की हदूद में ही था, इसलिए एक आदमी से पता पूछकर इमरान उस तरफ को बढ़ गया जहां डॉक्टर राजी की रिहाइशगाह थी। ये छोटी सी कोठी थी, बाहर डॉक्टर राजी के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। जी साहब, नौजवान ने इमरान को देखते हुए कहा। लिबास से वो मुलाजिम ही लग रहा था। डॉक्टर राजी साहब हैं घर पर? इमरान ने पूछा। जी हाँ, नौजवान ने जवाब दिया। उन्हें कहो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर उनसे मिलने आए हैं, इमरान ने कहा। ओह ओह साहब, आइए साहब, मैं ड्राइंग रूम खोल देता हूँ, मुलाजिम ने इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही घबराए हुए लहजे में कहा और फिर वो इमरान को साथ लेकर एक छोटे से ड्राइंग रूम में आ गया। तशरीफ रखें, मैं डॉक्टर साहब को इत्तला करता हूँ, मुलाजिम ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ सोफे पर बैठ गया। ड्राइंग रूम की हालत बता रही थी कि डॉक्टर राजी साहब का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से ही है। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ तो इमरान उठकर खड़ा हो गया। मेरा नाम डॉक्टर राजी है, आने वाले ने कदरे परेशान से लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान है जनाब और मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, इमरान ने अपना असल नाम बताते हुए कहा। जी, मुझे मुलाजिम ने बताया है, लेकिन मेरे साथ इंटेलिजेंस का क्या ताल्लुक पैदा हो गया है, मैं तो परेशान हो गया हूं, डॉक्टर राजी ने कहा। आप सिविल अस्पताल में तैनात हैं, होटल शबरोज के एक वेटर सलामत के बेटे के पेट में तकलीफ थी, उसे सिविल अस्पताल लाया गया, आप ड्यूटी पर थे। आपने एक इंजेक्शन लिख कर दिया कि वो ये इंजेक्शन ले आए, वो ले आया, आपने उसे लगाया जिस पर मरीज की तकलीफ बढ़ गई और आपने कहा कि इंजेक्शन जेली है। फिर आपने अपनी तरफ से भी 3 इंजेक्शन लगाए, लेकिन वो लड़का बच न सका। होटल शबरोज के मालिक सर शिराज हैं, उन्हें जब इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल साहब को शिकायत की। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं असल हालात मालूम करूं, चुनांचे मैं आपके पास हाजिर हो गया हूं। अब आप मुझे बताएं कि वो कौन सा इंजेक्शन था और किस तरह जेली था। एक बात, और दूसरी बात ये कि सिविल अस्पताल में तो बाकायदा अद्वियात हुकूमत की तरफ से सप्लाई की जाती हैं। फिर आपने इस वेटर को क्यों कहा कि इंजेक्शन बाहर से लाया जाए? इमरान ने कहा तो डॉक्टर राजी ने एक तवील सांस लिया। मुझे याद आ गया इमरान साहब, आपकी दूसरी बात के जवाब मैं पहले दे देता हूँ। जो इंजेक्शन मैंने बाहर से मंगवाया था वो काफ़ी अरसे से अस्पताल को सप्लाई नहीं किया जा रहा, हालांकि इसकी इत्तला महकमा सेहत को भेजी जा चुकी है।
आप अस्पताल का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, और जहां तक इस इंजेक्शन के जेली होने का ताल्लुक है तो वो वाकई जेली था। उसमें दवा की बजाय शायद पानी में कुछ मिलाकर भरा गया था। चुनांचे ये इंजेक्शन लगते ही मरीज की हालत तेजी से बिगड़ती चली गई, तो मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसे मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाए, लेकिन वो जान पर ना हो सका। डॉक्टर ने जवाब दिया और साथ ही उसने इंजेक्शन का नाम भी बता दिया। वो जेली इंजेक्शन की खाली शीशी आपके पास है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मैंने उसे अपने पास महफूज कर दिया था और फिर मैंने खुद जाकर बाहर मुख्तलिफ दुकानदारों से मालूमात की, लेकिन किसी ने भी उसकी फरोख्त की हामी ना भरी। मैं खामोश हो गया। लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है, इस मुल्क में तो जेली अद्वियात का कारोबार पूरे अरूज पर है। पहले तो हम लोग जेली अद्वियात को इसकी पैकिंग से पहचान लेते थे, लेकिन अब तो इस महारत से ये सब कुछ किया जा रहा है कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता। मैंने तो कई बार सेक्रेटरी हेल्थ को इस बारे में लिखा है कि जेली अद्वियात का तदारुक किया जाए, लेकिन यहाँ कोई किसी की सुनता ही नहीं है। मैं इंजेक्शन ले आता हूँ, डॉक्टर राजी ने कहा और उठकर वापस चले गए। इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। उसके तस्वर में भी न था कि अद्वियात भी जेली हो सकती हैं। जाहिर है अद्वियात जेली बनाने का मतलब कत्ल है, सरीहन कत्ल, और ऐसा कौन हो सकता है जो चंद रुपए के लालच के लिए इस तरह हजारों लाखों मरीजों की मौत का सामना करे। लेकिन डॉक्टर राजी ने जो कुछ बताया था उससे तो यही मालूम होता था कि यहाँ ये भयानक कारोबार वाकई अरूज पर है। चंद लम्हों बाद डॉक्टर राजी वापस आए। उनके पीछे मुलाजिम था जिसने बड़े ट्रे में मशरूब की 2 बोतलें रखी हुई थीं। ये तकल्लुफ आपने क्यों किया डॉक्टर साहब? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तकल्लुफ नहीं है इमरान साहब, मुझे आपकी आमद से वाकई बेहद मुसरत हुई है। काश आप इस खौफनाक कत्ले आम को किसी तरह रोक सकें जो यहाँ के ताजरों ने जेली अद्वियात तैयार करके शुरू कर रखा है। आप यकीन करें, शायद इतने मरीज बीमारियों से नहीं मरते होंगे जितने जेली अद्वियात से मरते हैं, लेकिन ये बहुत खौफनाक माफिया है। हम लोग तो वैसे भी डर के मारे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर राजी ने कहा, और साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए इंजेक्शन की खाली शीशी इमरान की तरफ बढ़ा दी। आपने किस तरह अंदाजा लगाया कि ये जेली है? इमरान ने इंजेक्शन लेकर उसे गौर से देखते हुए कहा। इस पर कंपनी का नाम गलत छपा हुआ है। असल नाम कंपनी का नाम नेशनल ड्रग है, लेकिन उसमें नेशनल की जगह मैशनल लिखा हुआ है, यानी एन की जगह एम लिखा हुआ है। बाकी उसका रंग, डिजाइन और बोतल का साइज सब कुछ वैसा ही है, और ये भी उस वक्त मुझे पता चला जब मैंने उसे बगौर देखा, वरना पहले तो मुझे उसका ख्याल भी ना आया था। वैसे इंजेक्शन लगाने के बाद उसका जो रिएक्शन हुआ उससे भी मुझे पता चल गया था कि ये जेली है, डॉक्टर राजी ने कहा। लेकिन उन्हें एन की जगह एम करने की क्या जरूरत थी? वो जब हर चीज की नकल कर सकते हैं तो उसकी भी नकल कर सकते हैं, इमरान ने कहा। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो या उन्हें इस कंपनी से कोई खतरा हो, डॉक्टर राजी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और इंजेक्शन की शीशी जेब में डाल ली। मेडिकल स्टोरों पर आउट ऑफ डेट, मेरा मतलब है एक्सपायर अद्वियात की चेकिंग के लिए हुकूमत की तरफ से बाकायदा ड्रग इंस्पेक्टर मुकर्रर है। क्या वो चेकिंग नहीं करते? क्या उन्हें इन जेली अद्वियात का इल्म नहीं होता? इमरान ने कहा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आप सरकारी आदमी हैं। बस इतना कह सकता हूं कि अगर वो फर्ज शनासी से काम करें तो ये जेली अद्वियात कैसे इस तरह खुलेआम फरोख्त हो सकती हैं, डॉक्टर राजी ने कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मशरूब वो पी चुका था, इसलिए उसने डॉक्टर राजी से इजाज़त ली, उनका शुक्रिया अदा किया और फिर उसकी कोठी से निकलकर वो अस्पताल की पार्किंग की तरफ बढ़ गया जहां उसकी कार मौजूद थी। लेकिन एक ख्याल के आते ही वो पार्किंग की बजाय अस्पताल के बैरूनी गेट की तरफ मुड़ गया। अस्पताल से बाहर अद्वियात फरोख्त करने वालों की बेशुमार दुकानें थीं।
इमरान उनके बोर्ड देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर उसे पाकेशिया मेडिकल स्टोर का बोर्ड नजर आ गया। खासी बड़ी दुकान थी। काउंटर पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। दुकान में काफी रश था और 2-3 सेल्समैन अद्वियात देने में मसरूफ थे। इमरान ने उस इंजेक्शन का नाम लेकर एक इंजेक्शन मांगा तो एक सेल्समैन ने वो इंजेक्शन लिफाफे में डालकर उस उधेड़ उम्र की तरफ बढ़ा दिया। उधेड़ उम्र ने इंजेक्शन निकालकर उसे देखा और फिर उसे वापस लिफाफे में डालकर उसने लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ा दिया और कैश मीमू काटने में मसरूफ हो गया। 312 रुपए जनाब। उधेड़ उम्र ने कैश मीमू पर दस्तखत करके उसे बुक से अलहदा करते हुए कहा और कैश मीमू इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने कैश मीमू लिया और फिर उसने लिफाफे में से वो इंजेक्शन निकाला और उसे गौर से देखने लगा। उस पर नेशनल का लफ्ज एन से ही लिखा गया था। ये इंजेक्शन भी आपकी दुकान से लिया गया है, लेकिन इसमें और इसकी कंपनी में फर्क है। ये नेशनल ड्रग का बना हुआ है, जबकि ये आपने अब दिया है ये नेशनल ड्रग का है। दोनों की कीमतें भी एक ही हैं और डिजाइन, रंग, बोतल वगैरह भी। इमरान ने कहा और साथ ही उसने वो बोतल निकालकर उधेड़ उम्र की तरफ बढ़ा दी जो उसने डॉक्टर राजी से ली थी। नेशनल नाम की तो कोई कंपनी नहीं है जनाब, इस उधेड़ उम्र ने कहा और इंजेक्शन की बोतल को गौर से देखने लगा। ओह जनाब, ये तो जेली है। ये हमारी दुकान से नहीं लिया गया, किसी और दुकान से लिया गया होगा। हम जेली अद्वियात फरोख्त नहीं किया करते, उधेड़ उम्र ने कहा। ओके, हो सकता है कि लेने वाले को गलतफहमी हुई हो, लेकिन क्या जेली अद्वियात भी फरोख्त होती हैं? कौन करता है ऐसा? इमरान ने उसके हाथ से वो इंजेक्शन वापस लेते हुए कहा। सुनना तो यही है कि जेली अद्वियात का धंधा आजकल अरूज पर है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते और ना ही हमें मालूम है कि कौन ऐसा कर रहा है, उधेड़ उम्र ने मुंह बनाते हुए इंतहाई खुश्क और खुरदरे लहजे में कहा। आप इस दुकान के मालिक हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? उधेड़ उम्र का लहजा और ज्यादा नाखुशगवार हो गया था। मेरा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है और हमें रिपोर्ट मिली है कि जेली अद्वियात का धंधा हो रहा है। आपकी बड़ी दुकान है और आप सुलझे हुए और समझदार आदमी लगते हैं, इसलिए आप हमसे ताउन करें और कोई न कोई क्लू दें ताकि इस भयानक धंधे को ट्रेस करके खत्म किया जा सके, इमरान ने कहा। ओह जनाब, मैं माजरत खा हूँ, मुझे वाकई इल्म नहीं है। मैं तो सारा दिन दुकान पर ही रहता हूँ, बस सुनते रहते हैं। आप बेशक हमारी दुकान की तलाशी ले लें, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। इस बार इस उधेड़ उम्र का लहजा बेहद नरम था, शायद सेंट्रल इंटेलिजेंस के लफ्ज का असर था। आपका नाम? इमरान ने पूछा। मेरा नाम शराफत रजा है, उस उधेड़ उम्र ने कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसने शराफत रजा के हाथों में दे दिया। ये बिल ले लें, इमरान ने कहा तो शराफत रजा ने नोट दराज में डाला और फिर बिल काटकर उसने बाकी रकम गिनकर इमरान को दे दी और इमरान दुकान से नीचे उतरा और वापस अस्पताल की तरफ बढ़ता चला गया जहां उसकी कार मौजूद थी। उसने फैसला कर दिया था कि टाइगर से कहकर वो इस शराफत रजा को राना हाउस बुलवाकर फिर उससे तफसील से पूछ-गुछ करेगा, क्योंकि बहरहाल ये जेली इंजेक्शन उसी दुकान से ही फरोख्त किया गया था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।